क्या किसी का भाग्य उसके जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है, या फिर हम अपने कर्मों से उसे बनाते हैं? महाभारत का एक अध्याय हमें ऐसे ही 3 राजकुमारों की कहानी बताता है, जिनकी परवरिश तो एक साथ हुई, लेकिन उनके फैसलों ने ना सिर्फ एक साम्राज्य का भविष्य तय किया, बल्कि एक महायुद्ध की नींव भी रख दी। तो इस कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले इन 3 राजकुमारों से मिलेंगे। फिर देखेंगे कि भाई एक जैसी परवरिश के बाद भी उनके रास्ते अलग अलग कैसे हो गए, और कैसे ताज के एक सवाल ने उनके बीच दरार डाल दी। और हाँ, वो एक फैसला जिसने एक महायुद्ध के बीज बो दिए। आखिर में हम इसके पीछे छिपे गहरे दार्शनिक सबक को भी समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है शक्तिशाली हस्तिनापुर राज्य से। यहाँ 3 राजकुमार बड़े हो रहे हैं और वो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि उनके अपने गुण, उनके अपने फैसले आने वाले युग के सबसे बड़े संघर्ष की कहानी लिखने वाले हैं। देखिए, ये अध्याय सिर्फ इन राजकुमारों के बचपन की कहानी नहीं है, ये तो महाभारत के उस महासंघर्ष की जड़ है। असल में सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अब देखिए, इन राजकुमारों को एक ही महल में पाला पोसा गया, उनके गुरु भी एक ही थे। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, एक ही आग में तपने के बावजूद हर किसी का रूप रंग, मतलब उनका स्वभाव, बिल्कुल अलग निखरा। उन्हें भविष्य का शासक बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था। सोचिए, एक तरफ वेदों और शास्त्रों से ज्ञान मिल रहा था, तो दूसरी तरफ युद्ध कला और राजनीति से शक्ति को संभालना सिखाया जा रहा था। मतलब हर राजकुमार को बेहतरीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। तो तीनों भाइयों की जो काबिलियत थी, वो अलग अलग दिशा में बढ़ी। धृतराष्ट्र अपनी गजब की शारीरिक शक्ति के लिए जाने गए, पांडु एक बेजोड़ योद्धा बने, और वहीं विदुर, उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक को धार दी। और यही फर्क आगे चलकर उनके भविष्य को बनाने वाला था। और यही विदुर सबसे अलग नजर आए। जहां उनके भाई ताकत और युद्ध कौशल पर जोर दे रहे थे, वहीं विदुर न्याय और नीति के महारथी बन रहे थे। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो तो जैसे राज्य की अंतरात्मा बनते जा रहे थे। तो शिक्षा पूरी हुई, राजकुमार अब युवा हो चुके थे, और बस इसी के साथ राज्य के सामने सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल आ खड़ा हुआ। हस्तिनापुर का अगला राजा कौन बनेगा? और ये कोई मामूली चुनाव नहीं था, ये तो परंपरा और काबिलियत के बीच की एक जबरदस्त टक्कर थी, और इस एक फैसले पर पूरे राज्य का, पूरे साम्राज्य का भविष्य टिका हुआ था। असल में दुविधा का केंद्र यही था। एक तरफ थे धृतराष्ट्र, सबसे बड़े बेटे, परंपरा के हिसाब से सिंहासन पर पहला हक उन्हीं का था, लेकिन वो जन्म से नेत्रहीन थे और शास्त्रों के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अयोग्यता थी। दूसरी तरफ थे पांडु, जो राजा बनने के हर गुण से भरे हुए थे। आखिर में सभा ने एक फैसला लिया, पर शायद उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस एक फैसले से वो अनजाने में ही एक महायुद्ध के बीज बो रहे थे। फैसला हुआ कि जन्म के अधिकार से ऊपर काबिलियत को रखा जाएगा, और छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। और इस फैसले का असर बहुत गहरा हुआ। पांडु राजा बने और विदुर को उनका प्रधानमंत्री बनाया गया। अब बाहर से तो धृतराष्ट्र ने इसे मान लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में दुख और ईर्ष्या की एक ऐसी आग जल उठी जो कभी बुझी ही नहीं। और बस यहीं से कौरवों और पांडवों के बीच उस भयानक संघर्ष के पहले बीज पड़ गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राज परिवार के झगड़े की नहीं है। नहीं, इस एक घटना के जरिए महाभारत हमें एक बहुत बहुत गहरा दार्शनिक सबक सिखाता है। ये कहानी हमें चरित्र, कर्म और धर्म के बारे में एक ऐसा सबक सिखाती है जो आज भी उतना ही सच है, कि असल में नेतृत्व सिर्फ जन्म से या ताकत से नहीं मिलता, बल्कि धर्म से मिलता है, यानी सही आचरण और अपने कर्तव्य को निभाने से। इस पूरे अध्याय का निचोड़, उसका सार, बस इस एक लाइन में है। शक्ति से बड़ा है धर्म और जन्म से बड़ा है कर्म। मतलब किसी का आचरण उसकी ताकत से ज्यादा जरूरी है, और उसके काम उसके जन्म से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। और हम इसी सिद्धांत को इन तीनों भाइयों के रूप में सच होते हुए देखते हैं। विदुर धर्म का प्रतीक हैं, पांडु कर्म का, और धृतराष्ट्र का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि सिर्फ जन्म का अधिकार ही सब कुछ नहीं होता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारा चरित्र ही हमारा भाग्य लिखता है, तो फिर वो कौन से चुनाव हैं, वो कौन से विकल्प हैं जो हम आज चुन रहे हैं और जो हमारे आने वाले कल को एक शक्ल देंगे?